we will study now few examples with you. This is the example number 1 of chapter number 9. This is example number 1 of chapter number 9. So the question is, एग्ज़ाम्पल हम इसलिए कराते हैं क्योंकि ये एक तरीका है एक चीज़ों को सीखने का कि किस किस तरीके से हम आगे चीज़ों को अरेंज करते हैं और इनका लिंक क्या होता है। ये एग्ज़ाम्पल है और इसको सीखने के लिए हमें एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, वेट फॉर अ मिनट। सवाल ये है आपसे कि देखिए, इसमें कहा कि एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक जो टावर है वो ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली खड़ी है और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है जो टावर के बेस से 15 मीटर दूर है और एंगल ऑफ एलिवेशन जिसकी हमने कल बात की थी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका डेफिनेशन आप जानते हैं, बोलने का ज़रूरत नहीं। टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री। आपको ये बताना है कि टावर की हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले हम आपको इमेज की मदद से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सवाल आपका किस तरीके का है। ये रहा आपका सवाल। ये देखिए, आप टावर को देख सकते हैं जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये देखिए, सवाल कुछ इस तरीके का है कि ये टावर जिसको आप यहाँ देख रहे हैं और इसके इस बेस से इट्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, आपकी जो लोकेशन है वो 15 मीटर दूर है और यही है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। सो दिस साइड इज़ द लाइन ऑफ साइट। तो इसको मार्क करने से बेटर है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अब हमने एक एंड में एक तरीका आपके साथ डिस्कस किया था कि यदि आपको सवाल का उत्तर निकालना है तो ये एक ट्रायंगल है, इट्स ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल और इसमें जो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करने से पहले देखना है कि क्या ये जो ट्रायंगल वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यहाँ स्टॉप कर देना है। उसके बाद है एंगल एट सी इज 60 डिग्री एंड एंगल एट ए इज़ नॉट नोन टू अस। अब हमें चाहिए सवाल करने के लिए, हर बार सवाल में हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट, इन तीनों में से कोई एक साइड पता होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, बेस हमारे पास नोन है और ये 15 मीटर है और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं उनमें से एक एंगल पता होना चाहिए, कोई एक एंगल ए और एंगल सी। यहाँ 2 एंगल हैं और ये एंगल ए जो है वो आपके पास नोन है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल से जुड़े किसी भी समस्या का समाधान जो है वो आप निकाल सकते हैं यदि आपको कोई एक साइड पता है और कोई एक एंगल पता है। आपसे पूछा है कि आप टावर की हाइट निकालिए। यहाँ देखिए ज़रा, सवाल आपसे जो किया हुआ है वो ये है कि आप टावर की हाइट निकालिए। सो टावर की हाइट वाला जो पार्ट है वो ये वाला है, देखिए दिस इज बट द हाइट ऑफ द टावर इज, और ये आपसे पूछा है। अब सवाल को समझना बहुत सिंपल सा काम है कि आपने करना क्या होता है। हमारा जो मेथड है वो मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन क्या है। मेथड ये रहेगा, हमने टी रेशो का इस्तेमाल करना है। तो टी रेशो बनानी कैसे है, अननोन, अननोन का मतलब तीनों साइड में से जो आपको पता नहीं है, और बटा नोन, जो साइड आपको पता है। अब आप देख लीजिए, बेस आपको पता है और आपको परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो ये रेशो बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो टी रेशोज बन जाएगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। सो अब आप यहाँ से समझ गए हैं। सो मैं सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ लिखता हूँ। अब हम इसको जल्दी से कर देंगे। ये देखिए, हम हर सवाल में इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ टेक्निक थोड़ी बहुत चेंज होगी वहाँ हम उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ डिस्कस कर देंगे। देखिए, हाइट ऑफ द टावर जो है h, इसको आपने निकालना है। ये ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल। सवाल का जवाब कुछ एक मैनर्ड तरीके से दिया जाता है। इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल सी एंगल सी है it is 60 degree and the side BC that is equal to 15 meter is known to you, and the height A
B is equal to the height of the tower, and this is what is asked from you. So now we will make the T ratio. So T ratio is unknown to known. So unknown part is AB, unknown part is AB, and the known part is BC, and this is equal to, now this is unknown is perpendicular upon base, it is equal to, this is equal to tan theta. P upon B is tan theta. So this is tan 60 degree. Now you can cross multiply AB आपको निकालना है और BC into tan 60 degree. Okay, so BC is here 15 meter into tan 60 degree is under root 3. So this is the answer of the question. Hence the height of the tower is, hence height of the tower is 15 under root 3 मीटर. आपको प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करना है. यदि उन्होंने ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल किया है तो यहाँ भी आपको ऐसा यूनिट का ही इस्तेमाल करना है. यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. यूनिट के बगैर जो है वो सवाल का जवाब इधर का उधर हो जाता है. सो इस उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन को क्लोज कर रहा हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है. अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 2. इसको समझने के लिए आपको पेज नंबर 2 पर चलना पड़ेगा और हम सबसे पहले हम इमेज ऐड करते हैं आपके साथ कि सवाल कैसा है और उसके बाद हम उसको करने की कोशिश करेंगे. तो ये सवाल रहा, ये रहा आपका सवाल एग्जाम्पल नंबर 2. और इसका सवाल को सॉल्व करने के लिए जिस इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसका डायग्राम है, उसको भी हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं. और वो रहा ये रहा इसका जो इमेज बनेगा. अब हम सवाल को पढ़ते हैं और साथ साथ में आपको इमेज को समझाते हैं. जब एक्सरसाइज की बात आएगी हम इमेज खुद बना देंगे. ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2. एक इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ देख लीजिए. इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. ये पोल है और इस पोल की हाइट AD जो है, यहाँ हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द पोल. जो AD है ये है 5 मीटर. ये है हाइट ऑफ द पोल. सो आपका जो पोल है वो 5 मीटर हाइट का है. इसको आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं कि पोल है यहाँ से. ये रही वो हाइट 5 मीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं. दिस हाइट इज 5 मीटर. So the electrician, she needs to reach the point 1.3 meter below the top of the pole. अब जो ये इलेक्ट्रीशियन है इनको पोल के टॉप तक नहीं जाना है. इन इलेक्ट्रीशियन को पोल के इस पॉइंट तक जाना है सिर्फ. उनको यहाँ से 1.3 मीटर बिलो जाना है, यहाँ तक. ओके, यहाँ खड़े हो जाना है उनको. और उसके बाद है टू रिपेयर वर्क. सो फिगर में बताया गया व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रिपेयर लैडर. रिपेयर करने वाले लैडर की लेंथ निकालनी है आपने. तो हम यहाँ लिख देते हैं कि आपको BC पार्ट जो है, लेंथ ऑफ रिपेयर लैडर, you have to find the length of the repair ladder. Length of repair ladder which is BC. ये पार्ट आपको निकालना है. सो हम यहाँ भी मार्क कर सकते हैं कि ये साइड आपके लिए अननोन रहेगी. इसका नॉलेज हम होना में बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद आपसे कहा गया है बट शुड बी द लेंथ ऑफ रिपेयर लैडर. इसको आप मार्क कर लीजिए. ये हमें निकालना, हमें ये पता होना चाहिए. दैट शुड बी यूज्ड व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. अब आप यहाँ देखिए
ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, बिकॉज ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये रही जैसे लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट, क्योंकि इसी इसी ट्रैक से जो है वो इलेक्ट्रिशियन ऊपर जा रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट नहीं हम इसको कह सकते कि पर आपको समझने के लिए एक मार्क लाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। would enable her to reach the required position. So how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? दूसरा सवाल आपसे ये किया गया, आपसे कहा गया कि आप ये बताइए कि ये जो ये है आपका पोल है, उससे कितने दूर जो है इसको लगाया जाए, जो लैडर है इसको कितने दूर फिक्स किया जाए। दिस मीन्स आपसे एक डीसी जो पार्ट है ये भी आपसे पूछा हुआ है। सो दूसरा पार्ट आपके लिए अननोन रहा, डीसी, द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर एंड बेस ऑफ लैडर, फुट ऑफ लैडर, फुट ऑफ पोल है, इसमें पोल का मार्क किया है, फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लैडर। This is DC, this is DC, that is also unknown for you. So now we will construct this in such a way कि हमें unknown और known ढूंढना है। So in triangle, अब यहाँ से solve करने के लिए चलिए in triangle। अब हमारे right angle triangle जो है वो है BDC, BDC, एंगल D is equal to right angle at D, हमें BD निकालना है सबसे पहले। जो BD होगा वो हो जाएगा AD, हमें पता तो ये है AD हमें 5 मीटर पता है, उसमें से आप AB वाला पार्ट घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1.3, सो यू आर लेफ्ट विद 3.7 मीटर, दिस इज 3.7 मीटर। Now see, you can redraw this diagram and now this is very very simple। ये आपका सवाल रह गया, आप ये देखिए ज़रा इसको, अभी आपका सवाल हो गया। जिस राइट एंगल ट्राइंगल की आपको ज़रूरत होती है उसकी अब ये साइड जो है ये आ गई आपके पास बी डी सी, और ये रहा एंगल 60 डिग्री, और ये अब हाइट है अब 3.7 मीटर, और ये वाला जो बेस रहा बेस जो है इसको हमने निकालना है। नाउ दिस साइड इज अननोन एंड दिस साइड इज ऑल्सो अननोन फॉर अस। सो अब हमारे पास सब चीज़ें ठीक हैं, हमें 3 में से एक साइड पता है और 2 अननोन एंगल्स में 90 डिग्री को छोड़ के 2 अननोन एंगल्स के बीच में से एक एंगल पता है। हम यहाँ लिख देते हैं कि आपके पास साइड है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। अब इस केस में आपको परपेंडिकुलर ये नोन है, और एंगल एट बी, एंगल एट बी एंड एंगल एट सी, एंगल एट बी एंड एंगल एट सी, इन दोनों के बीच में आपको एंगल एट सी पता है, दिस इज 60 डिग्री। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है आपने, जब आपको कोई एक साइड पता होगी, कोई एक एंगल पता होगा, उसके बाद समझ लो कि आप सवाल किसी भी रूप में पूछ लिया जाए आप उसको बड़े आराम से निकाल देंगे। तो हमें जो पूछा है उसको हम अननोन मानेंगे और अननोन टू नोन के रेशो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं टी रेशो बनाता हूँ, मेरे पास आ जाएगा बी सी, और नोन है this is BD, this is BD, so I can write this is BC, that is hypotenuse upon perpendicular, this is 3.7 meter, this is equal to this is opposite of sine theta, so this is cosecant 60 degree, this is cosecant 60 degree, so BC is equal to 3.7 into cosecant 60 degree is, cosecant 60 degree is 2 by under root 3,
2 by under root 3. If you solve this part, you will find that this is nearly 4.28 meter. Okay, so this is what the height of the ladder is. ये आपसे पूछा हुआ है, उसके बाद तो आप कुछ भी पूछ लें। अब दूसरा पार्ट में आपसे पूछा कि DC कितना है, तो इसका हम पेन का कलर चेंज करके हम यहाँ लिख देते हैं कि जो DC अपॉन नोन पार्ट है BD, दिस इज BD, सो दिस इज नाउ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये tan का उल्टा हो जाएगा, दिस इज cot 60 डिग्री। देख लीजिए आप, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, DC से आपसे जो पूछा है BD फिर 3.7 मीटर इंटू cot 60 डिग्री। ओके, सो आई कैन राइट नाउ DC is equal to 3.7 into cot 60 degree is 1/3, and you can solve it now. 3.7 upon 1.732 is equal to 2.14 मीटर। so ये तो फिर आगे छोटा सा काम है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो बड़े साधारण सवाल होंगे और ये एक्सरसाइज इतनी आसान होगी कि आपको हर सवाल कुछ देर के बाद तो आप बोलेंगे कि हम सारे सवाल खुद ही कर लेंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, और इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना होगा। तो चलिए ये लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 3। इसको समझाने के लिए हम सबसे पहले तो सवाल आपके पास लेके आते हैं। नंबर 1 सवाल रहा ये, और ये सवाल रहा, और इसको जो सॉल्व करने के लिए जिस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी वो डायग्राम रहा ये। ओके, इस डायग्राम को देख के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ देखें कि आपसे सवाल है एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, उसमें ये कहा गया है कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है। दिस ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। यहाँ आप देख सकते हैं DC इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, DC। अब हम टेक्स्ट कम लिखेंगे, दिस इज 1.5 मीटर, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जर्वर की हाइट हो गया। और उसके बाद है इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये जो ऑब्जर्वर है ये 28.5 मीटर अवे है चिमनी से। इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पार्ट है, ये 28.5 मीटर है, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो DE है, DE is equal to 28.5 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम ऐसे लिखते हैं ADE इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपसे जो सवाल किया है वो ये है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ये देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ये सवाल किया है। अब सवाल को समझते हैं हम थोड़ा पहले, और हम कैसे कैसे इसको निकाल सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले ये देखें कि एक हमें तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हमें कोई साइड पता है। तो इसकी दूसरी साइड हो गई कुछ इस तरीके से, और इसकी जो तीसरी साइड हो गई कुछ इस तरीके से। ये ट्रायंगल बनती है जो हमारे नोन वैल्यूज़ हैं, जिसमें ये पार्ट जो रहेगा वो है A, ये रहेगा E, और ये रहेगा D। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है वो 45 डिग्री है, और ये वाला जो साइड है वो 28.5 मीटर है।
अब आप देख लीजिए, आप ये वाली साइड को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब हाइट ऑफ द चिमनी आपसे पूछा है, तो ए ई तो चिमनी की हाइट है नहीं, चिमनी की जो हाइट है ए बी है। आपसे पूछा हुआ है हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी। पहले हम एक रफ आइडिया बना लेते हैं कि हमें पता लग जाना चाहिए कि हम इसको निकालेंगे कैसे, पहुंचे के वहाँ क्या कैसे। हाइट ऑफ द चिमनी इज ए बी, वो ए बी है, और वो कैसे आ जाएगी, यदि आप ए की ए ई को निकाल दें और फिर उसके बीच में ई बी को ऐड कर दें। बट जो ई बी है वो डी सी के बराबर है, और ये है हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर की हाइट है ये डी सी, जो आपको पहले पता है। तो मैं यहाँ लिखूँ कि हाइट ऑफ द चिमनी ए बी जो है वो ए ई प्लस 1.5 मीटर होगी। अब आपके पास रह गया चिमनी का हाइट निकालने के लिए ए ई, तो ए ई आप यहाँ से देखो कितने आराम से निकाल सकते हैं। अब आप बनाइए रेशियो ऑफ अननोन टू नोन इन ट्रायंगल, in triangle ADE, in triangle ADE we have angle ADE is 45 degree and known side that is DE, side DE is 28.5 मीटर। अब अननोन है आपके पास AE और नोन है आपके पास DE, यही टी रेशो बनानी है हमने हमेशा। तो यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस and this is tan 45 degree, this is tan 45 degree, you know tan 45 degree is 1, so AE is equal to DE is 28.5 into 1, that is 28.5 meter once again. Okay, so now the height of the chimney is, so height of the chimney is equal to AE, that is 28.5 plus 1.5, so this is 30 meter. Okay, so I hope that you might have enjoyed this text, and they will now solve rest of the part in the next video. Thank you very much. For 4 of chapter number 9, I would like to share the question with you first. ये रहा सवाल, और इसको हम सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक डायग्राम की ज़रूरत होगी। उस डायग्राम को भी हम आपके साथ पहले शेयर करते हैं, फिर उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और ये देखेंगे आप, ये सवाल जो होगा वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा आसान लगेगा। यहाँ इस एक्सरसाइज में कोई सवाल ऐसा होगा ही नहीं जिसमें आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट है, ये आपको बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा। और ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, जरा इस डायग्राम में देखिए, ये रहा पॉइंट P, और एंगल ऑफ एलिवेशन, आप जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल से अपवार्ड डायरेक्शन में लाइन ऑफ साइट के साथ जो है एंगल बनता है। सो ये रहा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यदि आप इस बिल्डिंग को देखते हैं तो इसकी हाइट यहाँ तक है ये बिल्डिंग, और इस हाइट तक ये जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये जो हाइट है ये 10 मीटर है। बिल्डिंग आपकी जो है वो 10 मीटर ऊंची है, यहाँ आप ध्यान से देख लें ये वाला पार्ट। और फिर ये कहा कि फ्लैग इज़ होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के टॉप पर एक झंडा जो है वो लहराया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द पॉइंट P इज़ 45 डिग्री। यदि बच्चा यहाँ से खड़े होके अब इस फ्लैग के टॉप पार्ट को देखता है ऐसे करके, तो जो लाइन ऑफ साइट है वो इस तरीके से हो जाएगी, ये देखिए, ये फिर लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
इसके बीच में जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है, अब ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल अब 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपको उलझन नहीं होना चाहिए, ये एंगल जो है अब 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। सो अब आपसे जो सवाल पूछा है वो ये कि इस फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है। मैं इसको शुरू में x मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। एक तो आपको झंडे की हाइट निकालनी है और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। P पॉइंट से बिल्डिंग कितने दूर है ये आपको निकालना है। अब मुझे लगता है कि शायद ये सवाल ज़रूरत से ज़्यादा आसान है। हमें अपना स्केल जो है उसके ऊपर ध्यान देना है, सवाल अपने आप निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए कि आपके पास जो घटना है वो कैसी है। ये एक इसमें ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हमने फोकस करना है और ये इसकी दूसरी साइड हो गई, ये देखिए, और ये एक इसकी तीसरी साइड होगी। हमने सिर्फ ये ध्यान देना है कि इसकी जो राइट एंगल्ड पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ P और ये A है और ये B है। इस पार्ट में जस्ट आप सिर्फ इतना देखें, इस पार्ट में जस्ट आप सिर्फ इतना देखें कि आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये फ्लैग स्टाफ वाला हिस्सा हम बाद में कंसिडर करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो PAB है, आपको ये दो एंगल, कोई एक एंगल या कोई एक साइड पता है या नहीं, वहाँ से काम चल जाता है। अब ये साइड जो BA है ये 10 मीटर है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, तो हमें एक साइड पता है और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री ये पता है। अब आप इसकी हेल्प से इसका कुछ भी निकाल सकते हैं, वो जो आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि जो बेस ये वाला जो साइड है, डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर बिल्डिंग से कितना ज़्यादा है। तो ये सिंपल एक टी रेशो से निकल जाएगा और उसका तरीका हमारा पास रहेगा अननोन टू द नोन। सो इसको हम सोल्यूशन यहाँ निकालना शुरू करते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो आप AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 10 मीटर, और जो एंगल है, जो एंगल है BPA, इसको आप लिख देंगे 30 डिग्री जो आपको सामने दिख रहा है। और ये जो PA वाला पार्ट है, PA ये बिल्डिंग है, ऑब्जर्वर जो है वो बिल्डिंग से कितना दूर है, ये डिस्टेंस जो वो आपको निकालना है। तो इसके लिए हम जो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा की पॉइंट आइडिया होगा, की आइडिया होगा, वो होगा अननोन टू द नोन की रेशियो। तो ये आपके पास आ जाएगा PA जो आपके लिए अननोन है और जो नोन है वो है AB, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड दिस इज इक्वल टू, this is base upon perpendicular, the base upon perpendicular is cot 30 डिग्री। सो ये हो जाएगा cot 30 डिग्री। Now PA that is unknown to you, AB is 10 and then cot 30 degree is, so cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा, this cot 30 degree is under root 3, so this is under root 3, so we can write under root 3, you have to use under root 3, 1.732 10 into 1.732, सो आपका जो डेसिमल पॉइंट है एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज 17.32 और यूनिट इसके मीटर रहेंगे। सो ये जो डिस्टेंस है ये है ऑब्जर्वर का बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस है। तो एक सवाल का आंसर आपके पास आ गया है। अब हम कलर चेंज करके दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। अब हम यदि इस सवाल के दूसरे पार्ट में जाएं जहां हमने झंडे की ऊंचाई निकालनी है, आप देखिए कि ये है वो ट्रायंगल। अब इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो चेंज हो जाएगी। इसको हम दोबारा फिर से बनाने की कोशिश करते हैं कि अब आपका जो डायग्राम है वो कौन सा डायग्राम आपको काम आएगा। तो ये डायग्राम अब आपका कुछ इस तरीके का है, वो तो कंबाइंड डायग्राम है। और इस डायग्राम को आप देखिए। अब इस डायग्राम में आपके पास नोन क्या है और अननोन क्या है। अब ये जो साइड है PA, अब आपके लिए ये पार्ट नोन है और ये पार्ट है आपके पास 10 अंडर रूट 3।
ओके 17.32। और ये जो एंगल है अब ये है 45 डिग्री। आप यहाँ डायग्राम में ऊपर देख सकते हैं, हम इसकी बात अब कर रहे हैं। ये कंबाइंड डायग्राम है और ये सेपरेट डायग्राम है। और अब ये जो साइड है ये 10 + x मीटर है। हमने फ्लैग की हाइट को x मीटर मान रखा है, तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो 10 + x हो जाएगी। सो इसको हम मान लेंगे ए बी डी, ये वाला पार्ट जो है वो कोई डी है। सो अब हमारे पास जो निकालना है, हम क्या करेंगे कि झंडे की ऊंचाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉमन हाइट को निकाल लेंगे और उसके बाद में बिल्डिंग की हाइट को इसके बीच में से घटा देंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट आप इसको सेपरेट यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखिए हम ये वाला पार्ट जो कॉमन हाइट निकाल लेंगे, उसके पास हमें बिल्डिंग की हाइट पता है 10 मीटर, उसमें से 10 मीटर घटा के हम आंसर निकाल लेंगे ना। हम लिखने की कोशिश करते हैं इन ट्रायंगल देखिए पी डी ए हमारे पास जो साइडें हैं, पहले तो एंगल लिख लेते हैं, एंगल डी पी ए ये तो हो गया 45 डिग्री। और दूसरा जो पी ए जो नोन साइड है आपके पास वो है 10√3 मीटर। और जो ए डी है, ए डी इज इक्वल टू 10 + x मीटर। ओके सो ये हमारे पास अब अननोन पार्ट हो जाएगा ए डी इज अननोन। सो हम रेशो बनाएंगे अननोन ए डी, इसमें ही फ्लैग की हाइट है और नोन आपके पास है पी ए। सो ये बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस नाउ, तो ये बन जाएगा 1045 डिग्री। ओके सो 1045 डिग्री इज 1, यू नो इट। हम चलते हैं सी। अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू पी ए इज 10√3 क्रॉस 1045 डिग्री इज 1 विच इज इक्वल टू 10√3। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ ए डी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ओके सो अब देखिए ज़रा ध्यान से, ए डी इज़ 10√3 मीटर ना। हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ कितना होगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज, द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ ही पूछा है हमसे। फाइंड द देख लेते हैं, हाइट ऑफ पूछा क्या है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ ही पूछा है। हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज, वो आ जाएगा पूरी हाइट में से आप ए डी, ये पूरी हाइट है और इसमें से आप बिल्डिंग की हाइट घटा दीजिए ए बी। सो ये आपके पास आ जाएगा 10√3 में से आप 10 घटा दीजिए। सो दिस इज नाउ 10 कैन बी टेकन आउटसाइड। इससे अंदर वाली चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं। जब हम चीज़ को किसी नंबर को कॉमन निकालते हैं, किसी वेरिएबल को भी बाहर निकालते हैं, तो अंदर हम डिवाइड करते चले जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ यदि आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1। सो यू आर लेफ्ट विद नाउ 10। √3 आपको बताया कि क्या यूज़ करना है, 1.732 - 1, तो यहाँ आपके पास रह जाएगा 10 × 0.732 और इससे डेसिमल प्लेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बाय टूवर्ड राइट, so it is 7.32 meter. So height of the flag staff is further you can find, दोबारा लिखना ज़रूरी नहीं, height of flag staff जो होगा it is equal to 7.32 मीटर। यूनिट का आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि यूनिट बहुत फ़र्क डालते हैं मेजरमेंट में, तो आप यूनिट में बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ सवाल का आंसर निकालना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरीके के सवाल जब हमारी एक्सरसाइज में आएंगे
इसलिए आपको पहले उस तरीके के एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से किताब को लिखता है, इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करें। इनका जो तरीका सिखाने का होता है वो बहुत उच्च कोटि का है। आपको ये सवाल एग्जाम्पल इसलिए कराए जाते हैं कि इसी तरीके की प्रॉब्लम आपसे एक्सरसाइज में पूछी जाएगी। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसके लिए आपको अलग पेज पर चलना पड़ेगा। ये देखिए, हम अब अगले पेज पर जा रहे हैं और आपने टिक के बैठे रहना है। ओके, सो देखिए, अब अगले पेज पर जाने के बाद हम सबसे पहले आपके साथ सवाल शेयर करना चाहते हैं कि आपसे पूछा क्या है। तो ये रहा आपका अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 5। और इसको समझने के लिए इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये इसका डायग्राम बनेगा। जब एक्सरसाइज आएगी हम खुद बना देंगे, अभी तक के बने बनाए हैं आपकी किताब में, तो मुझे समझाने पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। और सवाल होगा कैसे, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की जाएगी, पढ़ा जाएगा, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा और आप इंजॉय करेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको समझ नहीं आएगी। आप ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर 5, इस तरीके के सवाल जो हैं वो एक्सरसाइज में होंगे। द शेडो ऑफ द टावर ऑफ ए स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर। एक टावर है और उसकी जो हाइट है ए बी है, इसको हम कोई एच मान लेते हैं। ये कोई एच मीटर इस टावर की हाइट है और इसकी जो शेडो पड़ रही है, यहाँ हम सन रेज बना देते हैं। तो जब उसकी हाइट 40 मीटर ज़्यादा होगी, ये जो सी डी पार्ट है इसको बताया जा रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। लॉन्गर होगी व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो जब सन जो है वो 30 डिग्री पर होगा और सन जब कभी 60 डिग्री पर होगा, यदि 60 डिग्री पर होगा तो उसकी शेडो कम होगी और यदि 30 डिग्री पर होगा तो उसकी शेडो ज़्यादा होगी, 40 मीटर ज़्यादा होगी। आपसे सवाल पूछा है कि आप टावर की हाइट बताइए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको एक कुछ तरीका बताया था कि यदि आप कोई एक सवाल करते हैं और उस सवाल को करते समय यदि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो उसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे। और यदि आप देखते हैं कि उसकी आपको कोई एक साइड और कोई एक एंगल पता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अननोन टू नोन के रेशो बना के सवाल को झटके से निकाल सकते हैं। परंतु सवाल बनाने वाले के पास भी उत्तम श्रेणी का दिमाग होता है और वो सोचता है कि बच्चे को थोड़ा सा और उलझाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए कि इस ट्राइंगल को यदि मैं ट्राइंगल नंबर 1 और राइट एंगल ट्राइंगल नंबर 1 और राइट एंगल ट्राइंगल नंबर 2, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं और हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आपके साथ सेपरेटली बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा लोग इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। ये देखिए, जो दूसरी ट्राइंगल है वो कुछ बड़ी है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका बहुत आनंद उठाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से है। यदि मैं इनको अलग अलग बनाने की कोशिश करूं तो देखिए, ये बन रही आपकी ट्राइंगल नंबर 1, राइट एंगल ट्राइंगल नंबर 1 और राइट एंगल ट्राइंगल नंबर 2। इसके ऊपर हम यदि मार्क करें, ये वाली साइड ए बी सी ट्राइंगल हुई और इसमें ये एंगल रहा 60 डिग्री और ये हाइट रही एच और यहाँ नीचे वाले पार्ट में भी आप देखें ये हाइट एच, क्योंकि वहीं से ऊपर वाले डायग्राम से निकाले गई जो राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये वाला पार्ट रहा ए, ये रहा बी और ये रहा डी पार्ट। और ये देखिए इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। बड़े मज़ेदार कहानी है ये। और इस पार्ट को हमने एक्स मान लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पार्ट को कोई हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ यदि हम ये मान के चलें कि इतना इतना पार्ट तो ऊपर से x आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट जो इतना है ऊपर डायग्राम में दिया वो 40, तो ये टोटल पार्ट हुआ 40 + x हुआ। अब सवाल ये है कि यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री से इस डायग्राम से हाइट को निकालूं तब भी तो हाइट उतनी ही आएगी, यदि मैं नीचे वाले डायग्राम से निकालूं तब भी हाइट उतनी आएगी। ध्यान से देखिए, इसकी जो ए बी साइड है वो कॉमन है। यदि आपको ऐसा हो, यदि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करते हैं तो उसकी 3 साइडें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। और राइट एंगल 90 डिग्री को छोड़ के उसके बाद जो दो एंगल होते हैं उनमें से कोई एक एंगल पता होना चाहिए आपको, एंगल ए एंड एंगल सी। आउट ऑफ दीज एंगल्स यू मस्ट नो एटलीस्ट वन एंगल।
अब आप यहाँ देखिए कि आपको कोई भी साइड पता नहीं है, आपको परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस नहीं पता, हाइट नहीं पता। इस समय क्या करें? तो जब आप सवाल हल करेंगे एक्सरसाइज में तो आप ये देखेंगे यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो एक कॉमन साइड होगी। यहाँ देखिए, यहाँ ये कॉमन साइड है, ए बी इस ट्राइंगल में भी है और ए बी इस ट्राइंगल में भी है। तो आप इस कॉमन साइड को 2 बार कैलकुलेट करेंगे और उसको बराबर कर देंगे और आपके पास 2 वेरिएबल हो गया ना, तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए होती है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ आप कॉमन साइड को हल करेंगे। हम अब सवाल हल करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसका खूब मनोरंजन करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ये देखिए। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रायंगल नंबर 1। इसका पहले हम एड्रेस लिखते हैं। इन ट्रायंगल, इसकी जान पहचान क्या है? ये ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ से आप ये बताते हैं कि मैं सवाल के किस हिस्से में पहुँच गया हूँ। ए बी सी में उसका एड्रेस क्या है, पहचान क्या है कि वो एंगल ए सी बी जो है वो सी पॉइंट के ऊपर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, ये उसका दूसरी पहचान है। और उसकी जो हाइट है, जो ए बी है, जो टावर की हाइट है वो कोई एच मीटर है, हमने सपोज की है। और जो बी सी पार्ट है वो कोई एक्स मीटर है। तो हमने उसकी सारी जो पहचान है इस ट्राइंगल की वो यहाँ लिख दी। इस ट्राइंगल की हेल्प से हम सबसे पहले टावर की हाइट को निकालने की कोशिश करते हैं। ये आ गया आपके पास अननोन और ये इसको हम नोन कंसिडर कर सकते हैं और ये आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 1060 डिग्री। तो हम यहाँ से हाइट ऑफ द टावर जो निकाली हमने वो आएगी x टाइम 1060 डिग्री। तो ये रहा पहला आंसर आपके पास। h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 1060 डिग्री। आप चाहें तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की ओर। सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि इस ट्राइंगल की पहचान क्या है, आप कहाँ हैं। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप रहेगा, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी और डी। अब ट्राइंगल का नाम बदल चुका है और एंगल वहाँ कितना बन रहा है इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। ए डी बी, इसका मतलब एंगल डी पॉइंट पर बन रहा है और वो एंगल 30 डिग्री है। और जो जो ए बी है वो तो पहले लिखा हमने कि वो एच मीटर है, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं। और बी डी जो है कॉमा, जो बी डी है वो आ जाएगा 40 प्लस एक्स। x plus 40, 40 plus x both are same, you can write in any way। अब हमारे पास तरीका रहा अननोन टू नोन। तो हमने हाइट जो है वो निकालनी है और जो बेस है 40 प्लस एक्स, इसको हम नोन कंसिडर करेंगे और दोबारा फिर से अब एंगल बनेगा 1030 डिग्री। अरे बहुत सुंदर। हम देखिए हमने 2 बार हाइट को निकाल दिया है पर हमें उसकी अभी तक न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है। यदि हमें x पता चल जाए तो हम एक झटके से इसको निकाल सकते हैं, पर ये दुख भरा है कि इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं। देखिए ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है वो भी सेम टावर की हाइट बता रही है। इक्वेशन नंबर 2 भी सेम टावर की हाइट बता रही है। एक आपको यहाँ मैथमेटिकल कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। यदि लेफ्ट हैंड साइड सेम इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसका मतलब राइट हैंड साइड की इन्फॉर्मेशन भी सेम होगी। इस कंसेप्ट का आपने यहाँ इस्तेमाल करना है। लेफ्ट हैंड साइड यदि सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं उसको हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। और ये चलिए हम लिख देते हैं x tan 60 डिग्री, x tan 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 बताती है कि इतनी हाइट है टावर की और ये इक्वेशन 2 बताती है 40 प्लस x इंटू tan 30 डिग्री है आपकी टावर की हाइट। पर गलत सूचना तो किसी में भी नहीं है। अब यहाँ से हम x निकालने की कोशिश करते हैं। आप ब्रैकेट को खोल दीजिए। x tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 40 tan 30 डिग्री प्लस x tan
30 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ एक अननोन x है, इसको आप एक साइड ले आइए। आपके पास आएगा x tan 60 डिग्री माइनस x tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 40 tan 30 डिग्री। ओके, अब आपके पास आ जाएगा x, यहाँ कॉमन निकाल लीजिए। तो यदि कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसको हम लिख देते हैं। डिवाइड करने के बाद यहाँ बचेगा सिर्फ tan 60 डिग्री और माइनस tan 30 डिग्री, और इधर बचेगा 40 tan 30 डिग्री। यहाँ से आप x को निकाल सकते हैं। x आ जाएगा 40 tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। अब आप देखिए x क्या आ जाता है, ये आ जाएगा 40, और जो tan 30 डिग्री है वो है 1/√3। सो tan 30 डिग्री इंटू 1/√3 अपॉन tan 60 डिग्री इज √3, tan 60 डिग्री इज √3 माइनस tan 30 डिग्री इज 1/√3। अब एक सिंपल मैथमेटिक्स रह जाएगा। अब 40 आपका ऊपर रह जाएगा और नीचे आ जाएगा √3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये √3 जब नीचे आएगा तो आ जाएगा √3 इंटू √3। √3 जो है वो अब यहाँ आ जाएगा, इससे जब ब्रैकेट खुलेगा तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1/√3 इंटू √3 जब होगा, जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा 1, तो आ जाएगा 40/2 इट इज इक्वल x इज इक्वल टू 20 मीटर। x जो है, जो ये वाला पार्ट है, अब ये 20 मीटर आ गया। अब देखो भला कितना आसान हो गया, ये 60 मीटर हो गया। अब किसी एक इक्वेशन में भर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव जो h है, हाइट ऑफ द टावर इज x कितना है 20 एंड tan 60 डिग्री इज √3। ओके, ये देखिए मजेदार सवाल। कभी भी आपको जब इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी जिसमें कोई एक साइड क्लियरली पता नहीं होगी, तो हमेशा आप कॉमन साइड निकालने की कोशिश करेंगे। सवाल के अनुसार ही आपने देखना है, हमेशा सवाल के उसकी संरचना को समझते हुए ही आपने स्टेप लेना है, बट एक आइडिया हो जाएगा। मैं ये कह दूंगा कि हाइट ऑफ द टावर इज height of the tower is, this is 20/√3 meter. So this is all about this example. अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपके साथ इमेज शेयर करते हैं। ये रहा वो सवाल, एग्जाम्पल नंबर 6। और यहाँ हम सवाल का आंसर निकालने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें ये ध्यान देना है कि सवाल में टेक्निक कैसे इस्तेमाल की है, उस टेक्निक को समझने की हमने कोशिश करनी है। और उस टेक्निक को यदि हम समझ जाएंगे तो हम एक्सरसाइज के सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से हम अब क्या सीखते हैं, इसके ऊपर हम अपना ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले पढ़ना होगा सवाल को बहुत अच्छे तरीके से, ये एक अच्छे स्टूडेंट का सबसे पहला गुण होता है। अब देखिए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। इसमें ये कहा गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया, इसका मतलब क्या है कि अब आपको हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की ओर देखना होगा। पहली बात, ये हम कंसेप्ट्स में सीख चुके हैं। ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, आप एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर बैठकर देख रहे हैं, और जिसके दो एंगल हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब आप ध्यान दें कि जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है तो आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल देखना है, जो PQ हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है,
इसके यदि आप टॉप को देखेंगे तो ये होगा आपका लाइन ऑफ साइट, और अब इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल रहा वो रहा 30 डिग्री। फिर आपको दोबारा आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब आप 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बेस में देखेंगे तो ये रही आपकी लाइन ऑफ साइट और ये रहा वो एंगल 45 डिग्री जिसकी बात की हुई है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिस तरीके से रेस्पेक्टिवली वर्ड का इस्तेमाल होता है, तो पहले उन्होंने कहा टॉप, सो पहले टॉप का एंगल आएगा फिर बॉटम का एंगल आएगा, उसी ऑर्डर में आपने कंसिडर करना है, नहीं तो आप जब डायग्राम बनाएंगे तो आपसे गलती हो सकती है। इस बात को आपने ध्यान देना है। सवाल रहा कि आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, आपको पूछा गया कि पीसी साइड को आपको निकालना है, इस हाइट को आपको निकालना है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग नंबर 1। दूसरा आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये जो दो बिल्डिंग है, ये जो 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग इज 8 मीटर हाई, एंड इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी आपको निकालना है डी, ये आपको ये ए सी पार्ट भी निकालना है। अब हमने फिर अपना जो एक बेसिक हमारा जो की आइडिया होता है सॉल्व करने का, उसके ऊपर हम ध्यान लगाएंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे ध्यान से कि क्या हमें हमारे पास जो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हैं उनको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि वो जो ट्रायंगल है वो उसमें जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो हमें कितनी हद तक जो है वो हेल्प करेंगी सवाल का जवाब निकालने में। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें जो ये एंगल होगा, क्योंकि ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड है पी क्यू और ए सी, पी क्यू बी डी एंड ए सी आर पैरेलल टू वन अनदर। यदि ये पैरेलल हैं तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये देखिए एंगल एट बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल एट ए विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम इस एंगल को 30 डिग्री मार्क कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको 30 डिग्री मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इसके पॉइंट लिख दिए, ये आ गया P और ये आ गया D और ये आ गया B। अब हम देखें कि हमारे साथ समस्या अब ये है कि अब इसकी कोई भी साइड हमें पता नहीं, एंगल तो पता है पर कोई भी साइड पता नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ से अननोन और नोन की रेशो तो बना नहीं सकते। चलते हैं अगले ट्रायंगल को ज़रा गौर से देखें कि इसमें हमारे पास क्या है क्या नहीं। तो ये तो हमने बनाई एक साइड और ये हमने बनाई अब दूसरी साइड, ये कुछ इसी के बराबर रहेगी, और ये हमने बनाई तीसरी साइड, ये कुछ डायग्राम हमारा ऐसा रहेगा। अब इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल रहेगा वो है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री और ये हाइट है h। अब ये हाइट है h और ये है AC, ओके, ये D है, ये कोई डिस्टेंस हम इसको D मान लेते हैं। और यहाँ जो ये PD वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा h-8, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो AB वाला जो पार्ट है AB इज इक्वल टू CD, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो h-8 ही बचेगा। हम यदि गौर से देखें तो यहाँ भी हमें कोई साइड पता नहीं है, तो यहाँ भी तो हम अननोन और नोन की रेशो नहीं बना सकते। तो अब कहाँ जाएं? ये सवाल, तो सवाल में आपने इसका उत्तर यहाँ ढूंढना है कि हमने पहले भी देखा था पिछले एग्जाम्पल में, हमारे पास यदि इस तरीके की समस्या है जिसमें हमें एक साइड और एंगल पता नहीं है ट्रायंगल का, तो उसमें हम ये ध्यान देते हैं हमारे पास एक कॉमन साइड होती है जो दोनों ट्रायंगल में बिल्कुल बराबर है। यहाँ देखिए गौर से, आपके पास जो BD की लेंथ है और AC की लेंथ है ये दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे इस समस्या में, जब हमें कोई एक साइड क्लियरली पता नहीं होती है तो हम कॉमन साइड को कैलकुलेट करते हैं और हम एक वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद दूसरा निकाल लेते हैं। हम चलते हैं पहले ट्राइंगल नंबर 1 फिर ट्राइंगल नंबर 2 की ओर। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ हम लिखते हैं जो सॉल्यूशन है, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल PDB, इन ट्रायंगल PDB we have
पहले हमें ट्राइंगल का एड्रेस लिखना है कि उसमें दिया क्या है। तो दिया ये है कि जो पार्ट PD है, PD जो रिमेनिंग पार्ट है वो है h-8 मीटर, ओके। और जो BD है, BD है, ये D के बराबर होगा, कोई D मीटर हो जाएगा। और एंगल इसमें ट्राइंगल में रहेगा P, एंगल एट B और D, जो बीच में मिड में पॉइंट आएगा, इसका मतलब एंगल वहाँ बन रहा है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन साइड है, हम कॉमन साइड निकालते हैं। तो कॉमन साइड आपके पास है, ये इसको आप अननोन मानेंगे, BD अपॉन PD, दिस इज h-8, शॉर्टकट हमने करने की कोशिश करनी है। और ये आपके पास आ जाएगा cot 30 डिग्री। सो दिस इज cot 30 डिग्री, बेस पॉन परपेंडिकुलर इज cot 30 डिग्री। सो कॉमा ये आ जाएगा BD इज इक्वल टू h-8 और cot 30 डिग्री इज √3। सो दिस इज √3। ये आपके पास रहेगी कॉमन साइड का फर्स्ट पार्ट, ओके। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। अब हम चलते हैं अगले ट्राइंगल में। यहाँ पहले उसका एड्रेस लिखना है, आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल का जवाब देना है। इन ट्राइंगल ये रहेगी आपके पास P, ये ट्राइंगल रहेगी PCA। इन ट्राइंगल PCA एंगल जो रहेगा वो रहेगा PAC, इट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। और इसमें जो नोन साइड्स होंगी ये AC, एक बार फिर से D मीटर। अब आप देखें ये साइड और ये साइड कॉमन हो गई, ये बराबर हो गई। और जो हाइट है PC साइड जो है वो है अब H मीटर। तो हमने इस स्टेज में भी क्या करना होता है, अननोन हम किसको मानेंगे, जो कॉमन साइड है। इसका मतलब हमें यहाँ AC को अननोन मानना है और इस पार्ट को नोन मानना है। तो हम यहाँ रेशो बनाएंगे, दिस इज AC अपॉन PC, दैट इज H, and it is equal to AC, this is once again cot theta. So this is in this triangle this is cot, ये देखिए this is cot 45 डिग्री, कॉमा AC जो है वो हो जाएगा H and cot 45 डिग्री is equal to 1, so into 1 बराबर है just H मीटर। so जो AC है वो है H मीटर। अब आपके पास दो इंफॉर्मेशंस आई, जो एक साइड बताती है कि जो D है यहाँ BD इज इक्वल टू AC, दोनों ही कोई D मीटर है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये BD जो है वो इक्वेशन 1 बताती है वो h-8 मीटर है, और जो इक्वेशन 2 बताती है कि वो H मीटर है। तो आप किसकी बात माने, मैथमेटिक्स तो सही है, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी हैव, इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं H कांस्टेंट को हम आगे लगते हैं इज इक्वल टू H, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये खुलेगी, ये आ जाएगा √3H माइनस 8√3 इज इक्वल टू H। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसके सेकेंड हाफ में हम लिखते हैं अब, ओके। आपके पास आ जाएगा √3H माइनस H, और 8√3 को आप परे ले जाइए, इट इज़ 8√3। सो नाउ H कैन बी टेकन आउटसाइड, दिस इज √3 minus 1 is equal to 8√3. So here H is equal to 8√3 upon √3 minus 1। अब हम इस फॉर्म में सवाल को नहीं छोड़ सकते, हम इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं।
इसके लिए हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, जो आपने 9th में 8th में शायद पढ़ा होगा। तो हम इसको √3+1 और √3+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू, यहाँ गुणा कर दीजिए, 8 बाहर रह जाएगा, √3 को अंदर ले जाइए, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, √3+1 इंटू +1 √3 रह जाएगा, और नीचे ये वाला पार्ट आ जाएगा ये आ जाएगा v, और यहाँ आ जाएगा ये a, और ये आ जाएगा b, इट इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये खुल के हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो ये आपके पास बचेगा यहाँ 8 3 प्लस √3 upon 2. So you are left with the h is equal to 4 into 3 plus √3। तो आपको ये पता चल गया कि आपकी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट इतने मीटर है। द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर। तो ये हमने पार्ट निकाल दिया। साथ में कहा गया आप ये बताइए कि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आप ये जानते हैं कि जो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, यहाँ आप लिख सकते हैं जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, between two buildings वो क्या होगा, d इज इक्वल टू h, दिस इज 4 3 प्लस √3 मीटर, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जो AC है, जो डिस्टेंस बिटवीन द जो टू बिल्डिंग है वो हाइट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जो टू बिल्डिंग है वो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। ये इक्वेशन हमें इक्वेशन 2 बताती है। इसलिए जो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग है वो 4 ब्रैकेट 3 √3 मीटर ही रहेगा। सो इसके बाद अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल रहेगा एग्जाम्पल नंबर 7। ये आपको एक अलग तरह की सूचना देगा और बहुत आसान लगेगा आपको। ये आपको न इसको एग्जाम्पल नहीं समझना है, आपने इसको ये समझना है कि इस तरीके के सवाल अब आपको जाके एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो उसके लिए हमने पहले ही अपनी तैयारी करनी है। अब चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। आपने मनोरंजन के लिए पढ़ना है और मैथमेटिक्स बहुत साधारण विषय रहता है और इस विषय को आपने साधारण मान के ही सीखना है। जब हम मन में चीज़ों को साधारण मानते हैं तो हमें साधारण लगती भी हैं। अब अगला सवाल हम आपके साथ शेयर करते हैं। सवाल रहा ये, और इसको समझने के लिए ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 7। और इस एग्जाम्पल को समझने के लिए जिस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी वो अभी तक हमारे पास अवेलेबल है, तो हम समय बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये रहा आपका सवाल और ये रहा उसका डायग्राम। अब हमारा काम बचा आपको समझाना। अब आप समझें और इसका आनंद लें। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको ये बताया गया कि आप फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज ऑफ द रिवर, आप एक नदी के ऊपर यहाँ खड़े हैं P पॉइंट के ऊपर, और वहाँ से आप नीचे की ओर देख रहे हैं। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको ये बताता है कि आप हॉरिजॉन्टल लेवल से जब नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और द बैंक ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आप यदि इन वीडियो से बहुत अच्छा समझना चाहते हैं तो आप कोई बीच में वीडियो मिस नहीं करें। ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल लेवल। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि आप इस हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो जब एक किनारे पर देख रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और जब आप दूसरे किनारे की ओर देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ओके, अब आप देखें कि जो ये पी क्यू हम इनको मार्क कर देते हैं। ये जो पी क्यू और ए बी है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यदि ये पैरेलल हैं तो
ये एंगल जो है, ये अल्टरनेट एंगल होगा, वो ये 30 डिग्री होगा और ये एंगल 45 डिग्री होगा। अब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आपसे पूछा गया है, आपको पहले बताया गया है कि ये जो ब्रिज है, जो इसकी हाइट है वो 3 मीटर है और आपको विड्थ ऑफ द रिवर जो है उसको निकालना है। यदि आप चाहें तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, चलो इतना काफ़ी। आपसे जो सवाल पूछा गया है वो ये कि वो कहा गया है कि आप फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आप इस विड्थ को निकालिए। तो ये विड्थ आपने निकालनी है कि आप नदी कितनी चौड़ी। तो मुझे लगता है कि शायद बड़ा मज़ेदार सवाल है और बहुत साधारण सवाल भी है। अब सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, फिर हम देखते हैं कि हमारा आइडिया जो है, जो हमारे पास की आइडिया है, उससे सवाल निकलेगा या नहीं। नहीं तो हम नई चीज़ सीखने की कोशिश कर लेंगे। देखिए, आपके पास सवाल है आपका कुछ इस तरीके का, ये जो विड्थ ऑफ द रिवर निकालने के लिए आपको 2 राइट ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ रही है। एक बार आप एक किनारे की ओर देख रहे हैं तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है और ये रहा वो 30 डिग्री एंगल। और इसको अब हम ऐसे बना सकते हैं कि देखिए, ये रही आपकी पहली राइट एंगल ट्रायंगल और ये वो रहा आपका पॉइंट पी, ऊपर देख सकते हैं आप, ये रहा पॉइंट डी और ये रहा पॉइंट ए। ये कुछ पार्ट होगा रिवर का। अब यहाँ देखें कि ये साइड जो है आपके पास 3 मीटर है, दिस साइड इज 3 मीटर, ये साइड आपके पास 3 मीटर है, ये साइड रहेगी आपके पास 3 मीटर और जो उसका सेकेंड पार्ट है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का जो सेकेंड पार्ट है, चलो हम पहले पहले पार्ट की चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ से हमें एक राइट ट्रायंगल की एक साइड पता है और एक एंगल पता है, तो हम तो धनवान हो गए, क्योंकि हमें इससे इस साइड को हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, कोई हमें मुश्किल नहीं आएगी। हम करेंगे ए डी अननोन हो गया और पी डी नोन हो गया और जो टी रेशियो बनेंगे उसको देख के हम आंसर निकाल लेंगे, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। अब हमें देखना है कि दूसरे पार्ट में हमें कोई समस्या तो नहीं आने वाली है, तो ज़रा डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद ही चर्चा करेंगे हम इसकी। ये देखिए कि जो दूसरा साइड है उसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ आपको बी पॉइंट तक जाना होगा और ये रहा वो आपका पॉइंट, ये वाला। अब यहाँ देखते हैं, पूरी नदी की चौड़ाई को जानने के लिए आपको इस पॉइंट का डी बी का पता होना ज़रूरी है और ये एंगल रहा 45 डिग्री और ये जो पी डी साइड है ये कॉमन है दोनों में, तो आपको कोई अब मुश्किल नहीं होने वाली। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1 से हम इस पार्ट को निकाल लेंगे, ए डी को निकाल लेंगे, ओके। और ट्रायंगल नंबर 2 से, ट्रायंगल नंबर 1 से हम ए डी को निकाल लेंगे और ट्रायंगल नंबर 2 से हम डी बी को निकाल लेंगे और हाइट जो विड्थ ऑफ द रिवर है डब्ल्यू, वो हो जाएगी ए डी प्लस डी बी। अब हमने रफ तरीके से जो सवाल को समझ लिया है, अब बचता है हम इस सवाल को कितनी जल्दी हल कर देते हैं। तो हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल पी ए डी, इन ट्रायंगल पी ए डी, पहले आप लिख दीजिए कि एंगल कितना बन रहा है। एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है पी ए डी, एंगल इज पी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल पी ए डी जो है वो 30 डिग्री बन रहा है और इसमें हम लिखेंगे कि जो पी डी है, पी डी इज़ 3 मीटर और जो ए डी होगा आपके पास अननोन होगा। तो रेशो कैसे बनेगी, टी रेशो जो बनेगी वो बनेगी ए डी अपॉन पी डी और ए डी अपॉन पी डी जो है वो कॉट 30 डिग्री बन जाएगा। दिस इज़ कॉट 30 डिग्री। सो मैं यूँ कहूँ ए डी इज़ इक्वल टू पी डी इज़ इक्वल टू 3 और कॉट 30 डिग्री इज़ अंडर रूट 3। So this is under root 3. So AD is now 3 under root 3 meter. I think there is no difficulty in calculating this part. I will mark this as equation number 1. Okay. So now move to the second right angle triangle, which is right angle at D. हम चलते हैं अब
ये रहेगी आपकी ट्राइंगल PDB। इन ट्राइंगल PDB जो एंगल रहेगा PBD, एंगल एट B होगा, वो B के ऊपर बनने वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है। और इसमें भी PD, तो ये जो कॉमन साइड रह गई इसमें ये 3 मीटर ही रहेगी। अब हमारे पास आएगा अननोन टू नोन की रेशियो, तो अननोन हमारे पास रहेगा यहाँ DB अपॉन नोन आपके पास रहेगा PD, नोन आपके पास रहेगा PD, और ये फिर दोबारा कॉट 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि कॉट ही बनेगा बेस पॉइंट परपेंडिकुलर। तो ये आएगा DB, इससे PD is 3 and cot 45 degree is 1, so this is just 3 मीटर। अब आपके पास जो अगला पार्ट है वो बहुत साधारण रह गया। हम ये कह सकते हैं कि द विड्थ ऑफ द रिवर इज द विड्थ ऑफ द रिवर इज द विड्थ ऑफ द रिवर इज अब रिवर की चौड़ाई क्या होगी, वो होगी कि आप AD वाले पार्ट में DB वाले पार्ट को जोड़ दीजिए। तो AD वाला पार्ट आपका बताता है इक्वेशन नंबर 1 से आता है, और AD वाला जो पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 1 से आता है, DB वाला पार्ट जो इक्वेशन 2 से आता है। तो AD की जगह हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस DB की जगह हम लिख सकते हैं 3। सो 3 आप कॉमन निकाल लीजिए, अंदर वाली चीज़ों को आपको डिवाइड करना होगा, यहाँ रह जाएगा √3, यहाँ रह जाएगा +1। सो मुझे लगता है कि शायद इसी फॉर्म में सवाल का उत्तर लिखा है, इसलिए हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही हम अपने वीडियो को क्लोज करते हैं और इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1। यदि आपको कोई सवाल हो किसी भी तरीके का, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।